टेलीकॉम इनकलाब की समत में आज का दिन बहुत ख़ास। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी आज इंडियन मोबाइल कन्वेंशन के छठे एडिशन का करेंगे इफ्तिताह। वज़ीर-ए-आज़म इस कॉन्फ्रेंस में मुल्क में 5G सर्विसेज का भी करेंगे आगाज़। सदर जमहूरिया आज नई दिल्ली में साफ सुथरी रियासतों और शहरों को पेश करेंगे स्वच्छ सर्वेक्षण 2022 अवार्ड। मुख्तलिफ कैटेगरीज में दिए जाएंगे 160 से ज़ायद अवार्ड्स। तकरीब में मुल्क की कई मुअज़्ज़िज़ शख्सियात करेंगे शिरकत। नौजवानों के उमूर और खेल के मरकजी वज़ीर अनुराग सिंह ठाकुर आज प्रयागराज में 1 माह तक चलने वाली मुल्क गिर मुहिम स्वच्छ भारत 2022 का करेंगे आगाज़। कांग्रेस सदर के ओहदे के लिए नामजदगी के आखिरी दिन मल्लिकार्जुन खड़गे, शशि थरूर और झारखंड के साबिक वजीर KN त्रिपाठी ने भरा पर्चा नामजदगी। शशि थरूर को, जिन्हें मुनहरिफ ग्रुप का उम्मीदवार ख्याल किया जाता है, अपने ही लीडरों की नहीं मिल सकी हिमायत। बीजेपी ने कांग्रेस को बनाया हदफ तनकीद। भारत यूक्रेन में रूस के रेफरेंडम की मजम्मत वाली अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल करारदाद पर वोटिंग से रहा दूर। भारत ने तमाम मुतल्लिक़ा फ़रीक़ों से फौरी तौर पर तशद्दुद ख़त्म करने का किया मुतालबा। कहा, इख्तलाफ़ात और तनाज़ात के हल का वाहिद रास्ता है बातचीत। ओलंपिक तमगा जीतने वाली मीराबाई चानू ने जुमे को 36वें कौमी खेलों में जीता तलाई तमगा। शूटिंग में मर्दों के 10 मीटर एयर राइफल मुकाबले में तलाई तमगा आया महाराष्ट्र के दुर्रक्ष पाटिल के हिस्से में। एलवेनियलवाला रियूइन ने ख्वातीन के 10 मीटर एयर राइफल मुकाबले में जीता तलाई तमगा। और आज शारदीय नवरात्रि में महाषष्ठी के मौके पर मुल्क भर के मंदिरों में अक़ीदतमंदों का हुजूम। छठे दिन की जा रही है माँ कात्यायनी की पूजा। दुर्गा पूजा पंडाल के दरवाजे भी आज से खुल गए। आदाब नाज़रीन, उर्दू ख़बरनामे में आपका खैर मकदम है। मैं हूं आपके साथ मसरूर फैज़ी और आइए अब ख़बरों पर तफसील के साथ नज़र डालते हैं। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी आज मुल्क में 5G खिदमात का आगाज़ करेंगे। बरसों की भरपूर तैयारियों के बाद मुल्क में 5G खिदमात शुरू हो रही है। हाल ही में 5G स्पेक्ट्रम की नीलामी कामयाबी के साथ हुई थी। 5G सर्विसेज के शुरू होने से मुल्क में नए मुआशी मौक़े पैदा होंगे। ये मुल्क की तरक्की की राह में हायल रुकावटों को दूर करने, स्टार्टअप और कारोबारी अदारों के ज़रिए इख्तरात को फ़रोग़ देने के साथ साथ डिजिटल इंडिया के विज़न को आगे बढ़ाने में मदद करेगा। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी आज इंडिया मोबाइल कांग्रेस 2022 के छठे एडिशन का इफ्तिताह भी करेंगे। IMC 2022 का इनेकाद नई दिल्ली के प्रगति मैदान में किया जा रहा है, जो 1 अक्टूबर से शुरू होकर 4 अक्टूबर तक जारी रहेगा। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू आज नई दिल्ली में आज़ादी @75 स्वच्छ सर्वे 2022 की साफ सुथरी रियासतों और शहरों को एजाज़ देंगे। तकरीब के दौरान मुख्तलिफ ज़ुमरों में 160 से ज़ायद अवार्ड्स दिए जाएंगे। ये दिन 1 अक्टूबर 2021 को वज़ीर-ए-आज़म के ज़रिए स्वच्छ भारत मिशन अर्बन 2.0 के आगाज़ की पहली सालगिरह भी है। अवार्ड तकरीब का एहतमाम हाउसिंग और शहरी उमूर की वजारत ने स्वच्छ अमृत महोत्सव के हिस्से के तौर पर 17 सितंबर 2022 से 2 अक्टूबर 2022 तक किया जा रहा है। इस अवार्ड की तकरीब से सफाई के तई शहरों की मुकम्मल लगन का न सिर्फ एतराफ़ किया जाएगा, बल्कि ये प्रोग्राम सभी के लिए शहरी भारत को एक साफ़ सुथरे, सेहतमंद और ज़्यादा जामे माहौलियाती निज़ाम की तामीर के अहद को दोहराने की एक वाज़ेह अपील भी है। और आइए आगे बढ़ते हैं। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी जुमे की रात राजस्थान के अबोरोड पहुँचे। PM मोदी की आमद पर उनका वहाँ शानदार इस्तकबाल किया गया। वज़ीर-ए-आज़म मोदी ने वहाँ मौजूद हुजूम का इस्तकबाल कबूल किया। आम लोगों के तई अपने एहतराम का इजहार करते हुए PM मोदी ने झुककर उनका इस्तकबाल किया।
और वज़ीर-ए-आज़म ने नज़्म-ओ-ज़ब्त की अनोखी मिसाल पेश की। रात 10 बजे के बाद लाउड स्पीकर इस्तेमाल न करने के उसूल की वजह से उन्होंने लाउड स्पीकर इस्तेमाल नहीं किया। कवायद की पैरवी का हवाला देते हुए उन्होंने अबू रोड के लोगों को दोबारा आने और मिलने का यकीन दिलाया। मुझे पहुंचने में देर हो गई, अब 10 बज गए हैं। मेरी आत्मा कहती है कि मुझे कानून नियम का पालन करना चाहिए और इसलिए मैं आप सबकी क्षमा मांगता हूं, लेकिन मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि मैं दोबारा यहां फिर से आऊंगा और आपका ये जो प्यार है उसे मैं ब्याज समेत चुकता करूंगा। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कामयाबाजी में मुख्तलिफ तरक्याती प्रोजेक्टों का आगाज़ किया है। पीएम ने यहाँ तकरीबन 7,000 करोड़ रुपए के तरक्याती मंसूबों का संग बुनियाद रखा और इफ्तिताह किया। वज़ीर-ए-आज़म ने पीएम आवास योजना के तहत बनाए गए मकानात का इफ्तिताह और संग बुनियाद रखते हुए कहा कि आवाम की फलाह व बहबूद के लिए वो पुरज़्म हैं। गुजरात दौरे के दूसरे रोज वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने अंबाजी में मुख्तलिफ तरक्याती मंसूबों की शुरुआत की। पीएम ने यहाँ तकरीबन 7,000 करोड़ रुपए के तरक्याती मंसूबों का संगे बुनियाद रखा और उनका इफ्तिताह किया। अंबाजी को पीएम ने तरक्की की जो सौगात दी उसमें पीएम आवास योजना के तहत बनाए गए घरों की रूनुमाई और उनका संगे बुनियाद शामिल हैं। इस मौके पर वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने 45,000 से ज्यादा घरों का तोहफा दिया। वज़ीर-ए-आज़म ने मुस्तफ़ीदीन को अलामती तौर पर उनकी चाबी भी दी। पीएम ने दोहराया कि उनकी सरकार अवामी फलाह बहबूद और समाज के महरूम तबके की तरक्की के लिए पूरी तरह से पाबंदे अहद है। उन बहनों को विशेष शुभकामनाएं जिन्हें आज अपना घर मिला है। इस बार आप सभी की दिवाली नए घर में मनेगी, अपने खुद के घर में मनेगी। वज़ीर-ए-आज़म ने गुजरात में गाय और उनके रख रखाव की मुख्यमंत्री गौमाता पोषण योजना का भी इफ्तिताह किया। इस मौके पर पीएम ने अलामत के तौर पर गौशाला और पांजरापोल को इमदादी रकम भी दी। पीएम मोदी ने कहा कि त्योहारों के इस मौसम में गरीब कुंबों की बहनों को अपनी रसोई चलाने में मुश्किल न हो, इसलिए सरकार ने मुफ्त राशन के मंसूबे को आगे बढ़ा दिया है। त्योहारों के इस मौसम में गरीब परिवारों की बहनों को अपनी रसोई चलाने में समस्या ना हो, इसलिए सरकार ने मुफ्त राशन की योजना भी आने वाले 3 महीने के लिए और बढ़ा दी है। मुश्किल समय में देश के 80 करोड़ से अधिक साथियों को राहत देने वाली स्कीम पर केंद्र सरकार करीब करीब 4 लाख करोड़ रुपए खर्च कर रही है। वज़ीर-ए-आज़म ने प्रधानमंत्री प्रसाद योजना के तहत अंबाजी मंदिर में तरंगा हिल अंबाजी आबू रोड नई ब्रॉडगेज लाइन और मुकद्दस मकामात की सहूलत की तरक्की के मंसूबों का भी संगे बुनियाद रखा। इस नई रेल लाइन से 51 शक्तिपीठों में से एक अंबाजी जाने वाले लाखों अकीदतमंदों को फायदा होगा। इससे उन सभी मुकद्दस मकामात पर अकीदतमंदों को पूजा के सिलसिले में भी बेहतर तजुर्बा होगा। ये जो रेल लाइन का शिलान्यास हुआ है ना, देश जब गुलाम था, अंग्रेज जब राज करते थे, अंग्रेजों के जमाने में ये रेल लाइन बनाने का फैसला अंग्रेजों ने 1930 में किया था, यानी करीब करीब 100 साल पहले। लेकिन साथियों, शायद ये काम भी परमात्मा ने, मां अंबा ने मुझे ही करने के लिए कहा होगा। वज़ीर-ए-आज़म मोदी ने वेस्टर्न फ्रेट डेडिकेटेड कॉरिडोर के 62 किलोमीटर लंबे न्यू पालनपुर न्यू मेहसाना सेक्शन और 13 किलोमीटर लंबे न्यू पालनपुर न्यू चटोदर सेक्शन को भी कौम के नाम वक्फ किया।
इसकी मदद से पीपावाव, दीनदयाल पोर्ट अथॉरिटी मुंद्रा और गुजरात की दीगर बंदरगाहों से कनेक्टिविटी और बेहतर होगी। पीएम मोदी ने कहा कि मंसूबे से किसानों के साथ सयाहती सनत को भी फायदा होगा। इससे पहले वजीर आजम नरेंद्र मोदी का अंबाजी पहुंचने पर जोरदार खैर मकदम किया गया। उनके इस्तकबाल के लिए कई किलोमीटर पहले से ही सड़क के दोनों तरफ अवाम का सैलाब उमड़ आया था। बुजुर्ग, खवातीन, बच्चे और हर उम्र के लोग अपने मकबूल लीडर की एक झलक देखने के लिए बेताब नजर आए। फूलों की बारिश और मोदी मोदी के नारों के दरमियान वजीर आजम ने हाथ हिलाकर इस सैलाब का इस्तकबाल कबूल किया। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज उर्दू खबरें। और आइए आगे बढ़ते हैं बुलेटिन में। मरकजी वजीर अनुराग सिंह ठाकुर आज उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में एक माह जारी रहने वाले मुल्क गिर स्वच्छ भारत प्रोग्राम 2022 का आगाज़ करेंगे। स्वच्छ भारत 2022 प्रोग्राम मुल्क भर में 744 अजला के 6 लाख गाँव में मुनाकिद किया जा रहा है। नौजवानों के अमूर के महकमे ने स्वच्छ भारत 2022 के जरिए 1 करोड़ किलोग्राम प्लास्टिक के फुजले को जमा करने और उसे ठिकाने लगाने का हदफ मुकर्रर किया है। स्वच्छ भारत 2022 प्रोग्राम का मकसद 1 अक्टूबर 2022 से 31 अक्टूबर 2022 के दौरान मुल्क के तमाम अजला में अवामी मकामात और घरों की सफाई का एहतमाम करना है और अपने अतराफ के माहौल को साफ सुथरा रखने और कूड़ा करकट से पाक रखने के तई अवामी बेदारी पैदा करना है। खरीफ की फसल के लिए मार्केटिंग सीजन 2022-23 में 518 लाख मैट्रिक टन चावल की खरीदारी का तखमीना लगाया गया है। हुकूमत ने कहा है कि तमाम रियासतें आने वाले दिनों में खरीदारी के लिए तैयार हैं। तमिलनाडु में धान की खरीदारी शुरू हो गई है। गुज़िश्ता साल के मुकाबले में अब तक तकरीबन 2.71 लाख मैट्रिक टन धान खरीदा जा चुका है। हुकूमत ने इस साल से मेयारी ग़िज़ाइयत से भरपूर चावल ख़रीदना लाजमी करार दिया है। आइंदा खरीफ मार्केटिंग सीज़न के दौरान रियासतों ने ग़िज़ाई अनाज के तहत ख़रीदारी के लिए 13.71 लाख मैट्रिक टन मोटे अनाज की तजवीज़ पेश की है। पिछले कई दिनों से कांग्रेस के नए सदर के इंतखाब को लेकर काफ़ी जोशो खरोश है। इसी ओहदे की जंग में शशि थरूर और मल्लिकार्जुन खड़गे ने नामजदगी के पर्चे भरे हैं। वहीं दूसरी तरफ झारखंड के साबिक वजीर एन त्रिपाठी ने भी पर्चा नामजदगी भरा है। इस दरमियान दिग्विजय सिंह ने अपना दावा वापस ले लिया है और अब देखना दिलचस्प ये होगा कि कांग्रेस पार्टी का नया सदर कौन होता है। जुमे को कांग्रेस सदर के ओहदे के लिए नामजदगियों के आखिरी दिन कशमकश के बाद मल्लिकार्जुन खड़गे और शशि थरूर के दरमियान मुकाबला तय हो गया। इसके अलावा झारखंड के लीडर के.एन. त्रिपाठी ने मुकाबले को सहरुखी बना दिया है, जबकि राजस्थान का पेचोताब एक बार फिर कांग्रेस सदर दफ्तर के बाहर देखने को मिला, जहां सचिन पायलट के हामियों ने AICC दफ्तर के सामने नारे लगाए। जुमे का दिन कांग्रेस के लिए काफ़ी मसरूफ तरीन दिन था। कांग्रेस के सीनियर लीडर मल्लिकार्जुन खड़गे को कई सीनियर लीडरों की हिमायत उस वक्त मिली जब वो पार्टी सदर के ओहदे के लिए नामजदगी दाखिल करने पार्टी हेडक्वार्टर पहुंचे। कांग्रेस के कई लीडरों ने खड़गे के नाम को पेश किया है। इनकी उम्मीदवारी के हामियों में पार्टी लीडर अशोक गहलोत, दिग्विजय सिंह, प्रमोद तिवारी, PL पुनिया, AK एंटनी, पवन कुमार बंसल और मुकुल वासनिक शामिल थे। साथ ही थरूर ने 12 रियासतों के कांग्रेस कारकुनों की हिमायत की बात की। कांग्रेस सदर के ओहदे के इंतखाब को झारखंड के साबिक वजीर के.एन. त्रिपाठी ने दिलचस्प बनाया, जिन्होंने पर्चे नामजदगी दाखिल की है। त्रिपाठी ने दिल्ली पार्टी हेडक्वार्टर में कांग्रेस सेंट्रल इलेक्शन अथॉरिटी के सदर मधुसूदन मिस्त्री को कागजात नामजदगी सौंपे। ये डेमोक्रेटिक प्रक्रिया है, हर 5 साल में होती थी। कॉन्सेशन कैंडिडेट होता था, इसलिए वोटिंग नहीं होता था। इस बार ज्यादा लोग फॉर्म भरना चाहते हैं और चुनाव लड़ना चाहते हैं, तो ठीक है, हम चुनाव की तैयारी पूरी करके बैठे हैं। कांग्रेस के इंतखाबात में गैर मुतमईन धड़े के अंदर इख्तलाफात साफ नजर आए। G23 के लीडर माने जाने वाले मनीष तिवारी और उनकी पार्टी के साथी आनंद शर्मा ने शशि थरूर की जगह मल्लिकार्जुन खड़गे की उम्मीदवारी की हिमायत करके मामले को एक नया रुख दे दिया है। मुझे कांग्रेस प्रेसिडेंट के लिए नामांकित किया गया है, या मैं जो फॉर्म भर रहा हूँ, तो बड़े उत्साह के साथ मेरे साथ सभी लोग जुड़े हैं। हम सब जानते हैं कि हमारे देश को एक बदलाव चाहिए और कांग्रेस मेरे ख्याल में होनी चाहिए बदलाव की पार्टी।
है कि श्री मल्लिकार्जुन खड़गे बहुत ही कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं और मैं और श्री आनंद शर्मा जी दोनों उनका जो नामांकन है उसका समर्थन करने के लिए आए हैं। अपनी सियासी गुगली से पार्टी क़यादत को हैरान करने वाले राजस्थान के वज़ीर आला अशोक गहलोत भले ही मल्लिकार्जुन खड़गे के नाम की हिमायत के लिए पार्टी हेडक्वार्टर पहुंच गए हों, लेकिन सचिन पायलट के हामियों ने यहां भी उनका पीछा नहीं छोड़ा। राजस्थान कांग्रेस का इंतशार पार्टी हेडक्वार्टर के सामने भी नजर आया और पायलट के हामियों ने नारेबाजी की। कांग्रेस सदर के ओहदे के इंतखाब पर तंज करते हुए बीजेपी के कौमी सदर जेपी नड्डा ने भुवनेश्वर में यूनाइटेड फ्रंट कॉन्फ्रेंस में कहा कि आज मुल्क में बीजेपी के अलावा कोई कौमी पार्टी नहीं है। कांग्रेस पर खानदान परस्ती का इल्जाम लगाते हुए उन्होंने कहा कि अब कांग्रेस पार्टी न इंडियन है न ही नेशनल, अब ये सिर्फ भाई बहन की पार्टी बनकर रह गई है। आज कोई पार्टी राष्ट्रीय पार्टी नहीं रह गई है। कांग्रेस पार्टी भी, मैंने कल भी कहा था, मैं आज भी कहता हूं, न तो ये इंडियन रह गई है, न ही ये नेशनल रह गई है, और यह अब सिर्फ भाई बहन की पार्टी रह करके सीमित हो गई है। सिकुड़ गई है, कोई विचार से लेना देना नहीं है। पिछले चंद दिनों से इंतखाबी दौड़ में शामिल रहे अशोक गहलोत और दिग्विजय सिंह इस दौड़ से बाहर हो गए हैं। दरहकीकत जुमे को कांग्रेस सदर के ओहदे के लिए नामजदगी दाखिल करने से पहले पार्टी लीडर दिग्विजय सिंह ने अपने मुआविनीन मल्लिकार्जुन खड़गे और केसी वेणुगोपाल से मुलाकात की, जिसके बाद उन्होंने खड़गे की हिमायत की। बहरहाल कांग्रेस सदर के ओहदे के लिए इंतखाब 17 अक्टूबर को होना है। तब तक सियासत में कितने उतार चढ़ाव आते हैं ये तो वक्त ही बताएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज़ उर्दू खबरें। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने कल नई दिल्ली में 68वां कौमी फिल्म अवार्ड तकसीम किया। साल 2020 का दादा साहब फाल्के अवार्ड नामवर फिल्मी अदाकारा आशा पारेख को भारतीय सिनेमा में उनकी बेशकीमत ताउन के लिए दिया गया। 60 और 70 की दहाई में आशा पारेख ने अपनी अदाकारी से फिल्मी दुनिया में मुनफरिद शनाख्त बनाई। उनकी अदाकारी और रक़्स को बेहद मकबूलियत हासिल है। सदर जमहूरिया ने कहा कि भारतीय सिनेमा ने भारतीय सकाफ़त और तहज़ीब को दुनिया में फैलाने में अहम किरदार अदा किया है। सदर जमहूरिया ने भारत में महात्मा गांधी पर बनने वाली फिल्म का भी इस मौके पर जिक्र किया। और मरकज़ी वज़ीर इत्तलात और नशरियात अनुराग सिंह ठाकुर ने भी अवार्ड याफ्ता आशा पारेख को मुबारकबाद दी और सिनेमा की दुनिया में उनके काम की सताइश की। आज भी किसी और को नहीं, एक ऐसी फिल्म अभिनेत्री जिन्होंने दशकों तक भारतीय फिल्म जगत ही नहीं दुनिया भर में बैठे लोगों को मनोरंजन भी किया और भारत की कला संस्कृति को भी दुनिया तक पहुंचाने का काम किया। ऐसी मशहूर अभिनेत्री अपने समय की और आज तक भी आशा पारेख जी को इससे सम्मानित किया जा रहा है। मैं बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं आपको देता हूं। बेहतरीन फीचर फिल्म का अवार्ड सुधा कोंगरा की हिदायतकारी में बनने वाली तमिल फिल्म सुर्राई पोट्रू को दिया गया। वहीं फिल्म तानाजी दी अनसंग वॉरियर के लिए अजय देवगन और सुर्राई पोट्रू के लिए साउथ स्टार सूर्या को बेहतरीन अदाकार के अवार्ड से नवाजा गया। आज शारदीय नवरात्रि का छठा दिन है। इस दिन दुर्गा की छठी शक्ल कात्यायनी की पूजा की जाती है। मां कात्यायनी को कामयाबी और शोहरत की अलामत माना जाता है। आज से दुर्गा पूजा पंडालों में पूजा शुरू हो जाती है। दिल्ली के छतरपुर मंदिर में सुबह से ही पूजा करने के लिए अकीदतमंदों का हुजूम है। इसके साथ ही कात्यायनी के दीदार के लिए झंडेवालान मंदिर में बड़ी तादाद में अकीदतमंद मौजूद हैं। इन दिनों रामलीला के इनेकाद के सिलसिले में काफ़ी चर्चा हो रही है। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में बड़ी तादाद में रामलीला का इनेकाद किया जा रहा है। श्री राम के किरदार पर मबनी ड्रामों के ज़रिए अदाकार अपनी बेहतरीन कारकर्दगी का मुजाहरा कर रहे हैं। हमारे नामा निगार गिरीश निशाना ने दिल्ली में रामलीला का जायज़ा लिया।
इन दिनों देश भर में रामलीलाओं का मंचन हो रहा है। देश की राजधानी दिल्ली में भी काफ़ी संख्या में रामलीलाएं हो रही हैं। इस समय हम मौजूद हैं रघुनाथ संस्कार रामलीला में। इस पर ज़्यादा बात करने के लिए मौजूद हैं आयोजक मनोज जिंदल जी। लीला का मंचन हम विस्तार से अपने जो देखने के लिए आते हैं उनको दिखाते हैं, समझाते हैं, कि कोशिश करते हैं ज़्यादा से ज़्यादा लीला उनको समझ में आए कि परिवारों में संस्कार किस तरीके से भगवान श्री राम ने अपने परिवार को लेकर समाज को संस्कार के रूप में एक ऐसी विद्या दी है जो हम हर वर्ष करते हैं। और वो विद्या जो है हर वक्त जो परिवारों के अंदर घूमती आज कई हजारों साल बाद भी निरंतर हर वर्ष जो है ताज़ा करती है, याद को ताज़ा करती है। समाजों में संस्कार आए, परिवारों के अंदर प्यार जागे, बच्चे अपने माँ बाप का आदर करें। भगवान श्री राम के पिता और रावण का किरदार निभाते हैं शेखर निधारिया जी। कैसा लगता है सर जब आप दो भूमिकाओं में मंच पर होते हैं? सर, दो भूमिकाओं में मैं जब मंच पे होता हूं तो मुझे बड़ा ही अच्छा लगता है। एक तरफ मैं प्रभु श्री राम जी का पिता का निभा रहा होता हूं अभिनय, जिसमें मुझे दिल को बहुत ही ज़्यादा सुकून मिलता है कि मैं एक प्रभु श्री राम का पिता बना और उसका साक्षी बना कि उन्हें मैं 14 वर्षों के लिए वनवास के लिए गए, वो करैक्टर करना मुझे बहुत अच्छा लगता है। और एक तरफ रावण का करैक्टर करना मुझे और अच्छा लगता है। उसमें मैं प्रभु श्री राम जी के हाथों मरकर और पूरे वंश का नाश कराकर मैं सबको मोक्ष प्राप्त कराता हूँ। मुस्सा योद्धा, मुस्सा पंडित, त्रिभुवन में और न दूजा है। अरे अपने शीशों को काट काट शंकर को मैंने पूजा है। रामलीलाओं में पिछले 20 साल से सनी भी भगवान श्री राम का किरदार निभा रहे हैं। कैसा लगता है जब भगवान श्री राम के किरदार में आप होते हैं? जय श्री राम। कई स्टेजों पे काम किया और मुझे दिल में बहुत संतुष्टि होती है कैरेक्टर करके। ये रामलीला हमें एक मार्गदर्शक के रूप में दिखाती है कि भाई भाई के प्रति प्रेम, एक बेटे का अपने पिता के प्रति प्रेम, तो ये सारी भावनाएं भगवान राम से हमें सीखने को मिलती है। मानसी हैं, सीता का किरदार निभा रही हैं, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है और मैं तो पहली बार रामलीला कर रही हूँ, तो सीता जी से से ही शुरुआत कर रही हूँ अपना यही रोल। बहुत अच्छा रोल है, बहुत अच्छा कैरेक्टर है इनका, बहुत कुछ सीखने को भी मिलता है इनसे। और मुझे इनका सीता माता का जो वो है किरदार है, मुझे बचपन से ही बहुत पसंद है। मैंने बहुत सारी किताबें भी पढ़ी हैं इनके ऊपर। इन लीलाओं का हिस्सा बन कलाकार अपने आप को काफ़ी गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। आज भले ही टीवी, मोबाइल और इंटरनेट का ज़माना है, बावजूद इसके रामलीलाओं का मंचन देखने वाले दर्शकों की संख्या में कोई कमी नहीं आई है। कैमरामैन आरके के साथ गिरीश निचाना, डीडी न्यूज, दिल्ली। और आइए अब आलमी खबरों पर नज़र डालते हैं। भारत ने यूक्रेन के इलाकों पर रूस के कब्जे की मजम्मत करने वाली करारदाद पर अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल में वोटिंग से दूरी इख्तियार की है। ये तजवीज़ अमरीका और अल्बानिया की तरफ से पेश की गई थी। 15 मुल्कों की कौंसिल में से 10 ममालिक ने करारदाद के हक़ में वोट दिया, जबकि चीन, जापान, भारत और ब्राज़ील ने वोटिंग में हिस्सा नहीं लिया। रूस की जानिब से वीटो किए जाने की वजह से ये तजवीज़ कबूल नहीं हो सकी। भारत ने तमाम मुतल्लिक़ा फ़रीक़ों से फ़ौरी तौर पर तशद्दुद बंद करने की अपील की है। अक़वाम मुत्तहिदा में भारत के मुस्तक़िल मंदूब रोजेरा कम्बोज ने कहा कि इख्तिलाफ़ात और तनाज़ात को हल करने का वाहिद रास्ता बातचीत है। और नाज़रीन, अब पेश है दिल्ली से शाये होने वाले उर्दू के अखबारात का मुख्तसर सा जायज़ा। अखबारात के जायजे में सबसे पहले रोज़नामा इनक़लाब की अहम सुर्खियों पर नज़र डालते हैं। पहली सफ़े की सुर्खी एक आलमी ख़बर को जगह दी गई है। अफ़गानिस्तान के काबुल में तालिबी इदारे में खुदकुश हमला हुआ है। 23 तलबा जहाँ बहक हो गए हैं। यहाँ तलबा दाखिला टेस्ट के लिए जमा हुए थे। तकरीबन 600 से ज़ायद तलबा जमा थे, जिसमें जो है ज़्यादातर तालबात की तादाद बताई जा रही है। फ़िलहाल 23 के जो है इस हमले में हलाकत की खबर है और आगे इससे बढ़ने का भी अंदेशा है। एक और ख़बर हम आपको दिखा देते हैं। कांग्रेस सदर के लिए खड़गे थड़ूर में मुकाबला। पार्टी आला कमान ने मल्लिकार्जुन खड़गे पर दाव खेलने का फैसला किया। G23 लीडरों ने भी खड़गे की हिमायत किया। खड़गे का पल्ला भारी नज़र आ रहा है। एक और ख़बर जो सफ़े अव्वल की सुर्खी है वो भी हम आपको दिखा देते हैं। इलेक्शन
कमीशन की तकरीरी में इस्लाहात का मुतालबा वज़ीर आज़म, कायद हिज़्ब इख्तिलाफ और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया पर मुश्तमिल कमेटी के जरिए तकरीरियों पर अमलावरी की दरख्वास्त सुप्रीम कोर्ट में 17 नवंबर को आइनी बेंच मामले की इसकी समाअत करेगा। आगे बढ़ते हैं। रोजनामा राष्ट्रीय सहारा की अगर बात करें तो सफ़े अव्वल की सुर्खी है, रेपो रेट में एक बार फिर इजाफा, बैंकों से कर्ज लेना पड़ेगा महंगा। मॉनिटरी पॉलिसी की मीटिंग के बाद आरबीआई के गवर्नर शक्तिकांत दास का ऐलान। रोजनामा राष्ट्रीय सहारा के आलमी सफ़े की सुर्खी हम आपको दिखा देते हैं। आलमी सफ़े की सुर्खी है, रूस का यूक्रेन के 4 इलाकों के इंजमाम का ऐलान का फैसला, फैसले से अमेरिका और यूरोपीय यूनियन नाराज, नई पाबंदियां लगाने का इम्कान जाहिर किया जा रहा है। रोजनामा हिंदुस्तान एक्सप्रेस की अगर बात करें तो सफ़े अव्वल की सुर्खी है, वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने पहली बार वंदे भारत ट्रेन की सवारी की। वज़ीर आज़म ने आत्मनिर्भर भारत की नई पहचान वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन की सवारी की और उसको हरी झंडी दिखाकर अहमदाबाद में रवाना भी किया। एक और ख़बर है, सफ़े अव्वल की सुर्खी ही है, आशा पारिक को दादा साहब फाल्के अवार्ड से सरफराज किया गया। हिंदी सिनेमा की मशहूर शख्सियत को दादा साहब फाल्के अवार्ड से नवाजा गया है। तो नाज़रीन, ये था दिल्ली से शाये होने वाला उर्दू के अखबारात का मुख्तसर सा जायज़ा। और आइए अब जान लेते हैं मुल्क भर के मौसम का क्या है मिजाज। तो नाज़रीन, बुलेटिन में वक्त हो चला आपसे रुखसत होने का, लेकिन जाने से पहले आपको बता दें कि आज मशहूर मारूफ फिल्मी नगमाकार मजरू सुल्तानपुरी का यौम पैदाइश है। मजरू ने अपने कई लाफानी नगमों से नाज़रीन के दिलों पर अनमित नक़ूश छोड़े हैं। आपको छोड़े जाते हैं मजरू के कुछ सदाबहार नगमों के साथ। आप इनसे महजूज हों और हमें दें इजाज़त। आदाब। जमाना क्या कहेगा, हाँ 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 इन अदाओं का जमाना भी है दीवाना, दीवाना क्या कहेगा। ओ छोड़ दो आंचल, जमाना क्या कहेगा, हाँ 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 इन अदाओं का जमाना भी है दीवाना, दीवाना क्या कहेगा। मीत ना मिला रे मन का, कोई तो मिलन का, कोई तो मिलन का करो रे उपाय। मीत ना मिला रे मन का,